नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात में भी डबल इंजन की सरकार और हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार, और दोनों जगह मोदी जी ही ब्रांड एम्बेसडर, दोनों ही जगह स्टार कैंपेनर और दोनों जगह ही स्टेट मशीनरी और डबल इंजन का धन बल का खुला इस्तेमाल, और उसके पीछे इलेक्शन कमीशन भी और कहीं ना कहीं देश की मीडिया भी। फिर आखिर वो क्या कारण है कि गुजरात में तो मोदी जी ने तहलका मचा दिया और हिमाचल प्रदेश में वही मोदी जी, वही बीजेपी औंधे मुंह गिर पड़े। अब अगर एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि साहब, गुजरात में अस्मिता का सवाल था, गुजराती अस्मिता का सवाल था, मोदी जी धरती पुत्र हैं। कुछ लोग कहेंगे कि साहब, कांग्रेस जो है वो बहुत कमज़ोर लड़ी। कुछ लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें हो रही थी वो गलत थी। लेकिन एक ऐसा फैक्टर है, मोदी फैक्टर के अलावा, जो मोदी फैक्टर पर भी दरअसल भारी पड़ रहा है, और वो फैक्टर है केजरीवाल फैक्टर, थर्ड पार्टी फैक्टर। और ये बात मैं यूं ही नहीं कर रहा हूँ, नतीजे आने के बाद आज मैं आपको चौंकाने जा रहा हूँ, क्योंकि हर दूसरा नतीजा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं जो खेल पूरा तरह से चौपट हुआ है कांग्रेस का या विपक्ष का, उसके पीछे ये थर्ड पार्टी फैक्टर ही था। खुलेआम, सरेआम बीजेपी को आप इन आंकड़ों के बीच में एक जीत का बड़ा रास्ता निकालते हुए देखेंगे। अब अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ी होती, या कोई टैसिट एग्रीमेंट कर लिया होता, एडजस्टमेंट कर लिया होता सीटों को लेकर कि कुछ सीटों पे कांग्रेस थोड़ा जमकर लड़ेगी, कुछ सीटों पर आम आदमी फोकस करेगी, अगर इस तरह का एक एडजस्टमेंट होता, एक अकोमोडेशन होता, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कोई समझबूझ होती, तो दोस्तों ये जो रिकॉर्ड सीटें मोदी जी लाए हैं, ऐसा ना हो पाता, नामुमकिन था। और ये जो मैं कह रहा हूं नामुमकिन, ये नतीजे आने के बाद जो नतीजे आए हैं, जो आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके बिना पर कह रहा हूं, उसके आधार पर कह रहा हूं। और अभी मैं ये आंकड़े आपको दिखाने जा रहा हूं, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। अब इससे पहले कि मैं आंकड़ों पर आऊं, इलेक्शन कमीशन के नतीजों पर आऊं और उसको एनालाइज करके आपके सामने रखूं, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान क्यों करती है, या कांग्रेस आम आदमी पार्टी का ज़्यादा नुकसान क्यों करती है बनस्पत अगर हम कंपेयर करें बीजेपी के, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कॉमन है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो राजनीति है, जो वोट बैंक की जो राजनीति है, या वोट जो उनकी तरफ आकर्षित होता है, उसमें मुस्लिम है, मुस्लिम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दिल्ली में हमने देखा कि मुस्लिम शुरू से एक मुश्त जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ गए, तो मुस्लिम एक फैक्टर है। उसके बाद दलित एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो आपको गुजरात के इन आंकड़ों में दिखेगा, मैं दिखाने जा रहा हूँ। ट्राइबल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर गुजरात में रहा, कॉमन फैक्टर है। और आम आदमी पार्टी ने इसीलिए शुरू में ट्राइबल पार्टी से कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने की कोशिश भी की थी, और उन्हीं आदिवासियों के गढ़ में सबसे पहले सेंध मारी अरविंद केजरीवाल ने की थी। तो ट्राइबल एक बहुत बड़ा उनका वोट बैंक है। बॉटम क्लास से मतलब है वो जो केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है, रेवड़ी पॉलिटिक्स, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्कूल, मुफ्त शिक्षा, इसमें जो कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं और थोक के भाव एक मुश्त जो है वो खिंचे चले जाते हैं, वो बॉटम क्लास भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करती है दोनों पार्टियों को। और सबसे बड़ी बात, अगर हम गुजरात को लें तो एंटी बीजेपी जो वोट है, जो बीजेपी के मुखालिफ वोट है, या जिसे आप सत्ता विरोधी वोट कह सकते हैं पिछले 27 साल का, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और सारे ही मुद्दे आ गए, सरकारी कर्मचारियों से लेकर कोविड की मार और हर तरह की जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, वो सत्ता विरोधी लहर, उसके जो वोट हैं वो भी कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों का कॉमन वोट बैंक गुजरात में था। अब इससे पहले कि मैं इन आंकड़ों का एनालिसिस करूं, आपके सामने रखूं,
एक मिसाल मैं उत्तर प्रदेश की देना चाहूँगा सो दैट आपको ये जो खेल हुआ है गुजरात में वो थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाए। 2017 में जब सपा और बसपा और भाजपा ये ट्रायंगुलर फाइट हुई और बड़ी ज़बरदस्त फाइट कई बरसों बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, तो जो वोट था बीजेपी के मुखालिफ वो बट गया और ऐसा बटा कि उसमें से बीजेपी ऐसे ही तेज़ी से निकली जैसे मोदी जी इस बार गुजरात से निकले। मोदी जी ने रिकॉर्ड इस बार गुजरात में बनाया है और 2017 में भाजपा ने यूपी में रिकॉर्ड बनाया था, 300 से ज़्यादा सीटें ली थी और लोग हैरत में पड़ गए थे कि ऐसा कैसा हुआ। दरअसल जो वोट था वो 20%, 21% 20 बसपा में गया, मायावती के साथ गया, उतना ही वोट जो है वो अखिलेश यादव के साथ चला गया। वोट बढ़ गया, स्प्लिट हो गया। और तीसरा जो आदमी था यानी बीजेपी, जिसका वोट थोड़ा सा अलग है, हिंदुत्व का वोट है, वैचारिक वोट है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं कम्युनल पोलराइजेशन वाला वोट है, वो सीधे सीधे बीजेपी में जुड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव को जीतने के बाद योगी जी ने जब अपनी सीट संसद की छोड़ी, मुख्यमंत्री जी ने, और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने सीट छोड़ी अपनी, दोनों ने सीटें छोड़ी। और जब उस पर बाई इलेक्शन हुआ, सोचिए आप, कल्पना करिए मुख्यमंत्री योगी अपनी सीट के लिए कन्वेसिंग कर रहे हों और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो थे वो अपनी सीट के लिए, पार्लियामेंट्री सीट के लिए चुनाव करा रहे हों, बाई इलेक्शन करा रहे हों, और दोनों ही डिप्टी सीएम और सीएम, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों हारे और बुरी तरह हारे। उसकी वजह ये थी उत्तर प्रदेश में कि सपा बसपा एक हो गई थी, मिलकर लड़ गई थी, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, एक एडजस्टमेंट कर लिया था बुआ और भतीजे और खेल कर दिया। और हैरत में पड़ गए अमित शाह, मोदी, योगी और केशव प्रसाद मौर्य। इसी तरह का अगर एडजस्टमेंट अरविंद केजरीवाल ने और राहुल गांधी ने कर लिया होता, जिसकी बात थी, चर्चा थी, और अरविंद केजरीवाल चाहते थे, वो चाहते थे राहुल गांधी से बंद दरवाज़ों में बात करना इसको लेकर, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा थी और तमाम चीज़ें थीं, बात नहीं बन पाई। बहरहाल मैं उन आंकड़ों पे आ रहा हूं जहां मैं आपको पूरी तरह से मुतमईन करूंगा कि अगर मिलकर लड़े होते, ये वोट नहीं बटे होते, तो हो सकता था मोदी जी के तोते इस बार फिर उड़ जाते। जी हाँ, मैं दोहरा रहा हूं, मोदी जी के हाथ से तोते फिर उड़ जाते। और आप ये आंकड़े देखिए और मेरी बात पर यकीन ना करिए, खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, गुजरात के कंस्टिट्यूंसी वाइज आंकड़े, नतीजे देख लीजिए और आपको यकीन हो गया अगर आप कैलकुलेटर के साथ बैठ जाएंगे। अब कैसे बिगड़ा खेल गुजरात में आप खुद देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं, जो ताज़ा आंकड़े हैं इस चुनाव के, मैं एक एक करके कंस्टिट्यूंसी आपको बताता हूँ। पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, सिर्फ पार्टी का नाम ले रहा हूँ, वोट बता रहा हूँ आपको। जैसे आप द्वारका सीट देखिए, बीजेपी को 73,000 वोट मिले, कांग्रेस को 68,000, आम आदमी पार्टी को 28,000। और अगर ये दोनों मिल के लड़ते या ये वोट स्प्लिट ना करते तो टोटल आ रहा था 96,000। बहुत आसानी से या तो आप जीतती, कांग्रेस जीतती, और अगर गठबंधन में होते तो गठबंधन जीतता। ये जो बीजेपी के मुखालिफ वोट था तकरीबन 96,000 से ज़्यादा, ये स्प्लिट हो गया। सत्ता विरोधी वोट स्प्लिट हो गया। मोदी जी के चमत्कार को नमस्कार कर दिया इस स्प्लिट ने और मोदी जी आसानी से जीत गए, रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ गए। एक और सीट देखिए, धोराजी 75, धोराजी 75, ये सीट देखिए और यहाँ भी वही हकीकत है, 65,000 वोट पे बीजेपी जीत रही है, 65,000 वोट्स पे। कांग्रेस को 53,000 मिले, आम आदमी पार्टी उसमें से 29,000 ले गई। दोनों का टोटल कर दीजिए तो 83,000, 83,000 वोट है, लेकिन 65,000 पे बीजेपी जीत रहे। एक और सीट देखिए, जसदान 72, और यहाँ भी कमोबेश वही कहानी है, 63,000 बीजेपी को मिला, कांग्रेस 45,000, आम आदमी पार्टी 47,000, टोटल कर दीजिए तो 92,000 हो जाता है। बीजेपी कहीं स्टैंड ना करती। ये जो आंधी तूफान की बात हो रही है आपको दिखता नहीं। एक और सीट देखिए, फतेहपुरा 129, 59,000 बीजेपी को मिले हैं, कांग्रेस को 29,000 से ज़्यादा, 39,000 आम आदमी पार्टी को, 68,000। आप सिर्फ कैलकुलेटर लें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं और आप स्क्रॉल करते जाइए, रिजल्ट बाय रिजल्ट, कंस्टिट्यूएंसी बाय, और हर दूसरे सीट पर आपको यही खेल दिखेगा जहां आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। एक और सीट देख लीजिए, कपराड़ा
181 सीट नंबर, बीजेपी को 90,000 मिले हैं और कांग्रेस को 57,000, आम आदमी पार्टी को 52,000। टोटल करिए अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो 1,10,000 से ज़्यादा वोट है। यानी बीजेपी यहाँ भी स्टैंड नहीं कर सकती, काफ़ी पीछे है। अब ये वोट स्प्लिट होगा, अगर ये वोट एक साथ होते, कंबाइंड होते, तो खेल दूसरा होता। तो जहाँ स्प्लिट, जहाँ बटे, जहाँ डिवाइड हुए, वहाँ बीजेपी को फ़ायदा, और जहाँ मिल जाते, यूनाइटेड हो जाते, तो बीजेपी की हालत ख़राब हो जाती। जिस तरह मैंने कहा कि जब बाई इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, योगी और केशव प्रसाद मौर्य सीएम और डिप्टी सीएम के मुखालिफ जब इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, और सपा बसपा की जब अंडरस्टैंडिंग हुई, दोनों ही हार गए और अपने गढ़ में हारे। आप सोचिए, कल्पना करिए, योगी जी गोरखपुर में सीट हार गए अपनी। क्यों? सपा बसपा एक हो गई थी। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब मैं आपको मिसाल दर मिसाल दे सकता हूं और उसमें बहुत समय लग जाएगा, बहुत सीटें हैं, दर्जनों सीटें हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद जाके इलेक्शन कमीशन की साइट पर गुजरात के जो रिजल्ट्स हैं असेंबली के 2022 के, वो आप देख लीजिए एक एक कंस्टिट्यूंसी में जाके। बहरहाल अगर आप देखते चले जाएंगे और इसी तरह के आपको नतीजे मिलेंगे, जहां कंबाइंड वोट्स आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीजेपी से ज़्यादा है, और कुछ कंस्टिट्यूंसीज आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर बीजेपी हार गई। यानी ऐसा नहीं है कि हर जगह आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही तमाचा मारा है। झाड़ू जो है वो कहीं ना कहीं कमल पर भी चली है कुछ जगहों पर, वो आंकड़े आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर ये जो थर्ड फैक्टर था, ये थर्ड फैक्टर ही कहीं ना कहीं भारी पड़ गया कांग्रेस के लिए, और बहुत तेज़ी से इसने, आप कह सकते हैं, मोदी जी की राह आसान करी, जीत आसान करी। अब यहाँ पर मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि ये नतीजे आने के बाद अमित शाह ने अपने कुछ साथियों से कहा कि एक गलती हुई बीजेपी से, ऐसा लोग कह रहे हैं। और गलती वो ये हुई कि सत्येंद्र जैन जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे आम आदमी पार्टी के, और जो अरविंद केजरीवाल के बड़े खास मंत्री थे, इन पर मुकदमा करके इनको जेल भेज के बीजेपी ने गलती करी। अगर सत्येंद्र जैन हिमाचल के प्रभारी रहते, हिमाचल में आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ती, पैसा खर्च होता, धन बल का प्रयोग होता, कन्वेंसिंग होती, पंजाब पड़ोस में था, भगवत मान पड़ोस में थे, और वहाँ पर अगर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ी होती, तो कांग्रेस वहाँ भी हार गई होती, निपट गई होती, और हिमाचल भी बीजेपी ने जीत लिया होता। लेकिन सत्येंद्र जैन जेल में गए, और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने असेस किया कि बिना सत्येंद्र जैन के हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास वो मैन पावर, लीडरशिप नहीं है जो हिमाचल को संभाल पाए। इसलिए जून जुलाई में आम आदमी पार्टी ने वहाँ से विड्रॉ किया, गुजरात चले गए। नतीजा ये हुआ कि 1% वोट मिला है आम आदमी पार्टी को, कोई सीट नहीं मिली, और इसकी वजह से कांग्रेस को फायदा हो गया। अब मेरी अगर आप कई वीडियोस देखेंगे तो शुरू से मैं आपको बताता चला रहा था कि जो केजरीवाल फैक्टर है, केजरीवाल वाकई खेल बिगाड़ने जा रहे हैं, लेकिन बदले में मुझे ट्रोल किया गया। मैं बार बार कह रहा था कि केजरीवाल एक कैटलिस्ट रहेंगे, वो कहीं ना कहीं वोट स्प्लिट करा सकते हैं, खेल बिगाड़ सकते हैं। और जैसा कि नतीजे अब सामने हैं, आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये जो ट्रायंगुलर फाइट है, ये त्रिकोणीय मुकाबला 2024 में भी होता है, पंजाब में, हिमाचल में, गुजरात में, उसके बाद आम आदमी पार्टी को क्योंकि अब राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है तो वो राजस्थान भी लड़ेगी, हरियाणा भी लड़ेगी, दिल्ली भी लड़ेगी, और भी कई पार्टियां हैं, मायावती हैं वो भी आएंगी, ओवैसी साहब भी आएंगे, जो थर्ड फैक्टर हैं। हालांकि एक चीज़ है, किसी को भी आप चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते, और ये नहीं कह सकते कि वो वोट कटवा पार्टी है, वो उनका हक है लड़ने का। लेकिन स्ट्रेटजिकली वाइज अगर आप देखें, एक रणनीति के तौर पर देखें, तो ये एडवांटेज मोदी है, और इसीलिए शरद पवार ने एक फार्मूला दिया था, और उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप चाहें मेरी टाइमलाइन पे तो वीडियो दिखेगा, जहां शरद पवार ने कहा कि सारी पार्टी अपने अपने राज्यों में मजबूती से लड़ें और बीजेपी को घेरें, और उसके बाद नतीजे आने के बाद पोस्ट पोल अलायंस हो। यानी नतीजे आने के बाद ही अगर आपको लग रहा है कि आपके पास नंबर हैं तो आप एकजुट हो जाइए, लेकिन
एक दूसरे के राज्य में जाकर मत लड़िए। ये शरद पवार का फार्मूला था, मैजिक फार्मूला था। बहरहाल अब जो भी होगा 2024 में होगा और देखना होगा कि क्या जो अपोजिशन है वो यूनाइटेड होती है या फिर डिवाइड एंड रूल पे चलती है, त्रिकोणीय मुकाबला करती है, चार कोने का मुकाबला करती है, या फिर अपने अपने राज्यों में जहाँ जहाँ वो मजबूत है वो बीजेपी से निपटती है। तो ये देखना होगा, मैं अपडेट करता रहूँगा और आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार करूँगा। बहरहाल ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और इस कमेंट का मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ। आपके कमेंट ज़रूर भेजिएगा, आइडिया ज़रूर भेजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना ही मैं कहूँगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।